So, hello everyone. My name is Aditi Yadav, and I'll be covering the topic of books of original entry from class 11th, subject accountancy. Cool. So, let's start. So, सबसे पहले देखते हैं कि जर्नल क्या होता है. It's very simple. Journal journal is a book where transactions are recorded in a chronological order according to principles of double entry system. जर्नल एक ऐसा बुक है जहां पे ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है और वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होता है. नाउ यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं: ट्रांजैक्शंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड डबल एंट्री सिस्टम. सो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज लाइक अ डील, ट्रेड, एग्रीमेंट बोल सकते हैं. जैसे कि मैंने सपोजिंगली आई परचेस्ड अ बुक्स. सो मैंने कुछ ट्रेड किया, मैंने कुछ डीलिंग की, तो उससे बोला जाता है एक इवेंट है, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ ये. अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज इन कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे हम उसे रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब ट्रांजैक्शंस को टाइम के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस उसे हम रिकॉर्ड करते हैं. ऑब्वियसली इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे कि फर्स्ट डे का जो ट्रांजैक्शन है, 1 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है, उसे हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ डे का ट्रांजैक्शन. तो इसी को बोलते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे हम उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाते हैं. ऑलराइट, अब डबल एंट्री सिस्टम के बारे में वी विल कवर दिस इन आवर फर्दर स्लाइड्स. ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये मेरे लोकेलिटी में 2 किराना स्टोर है. एक है ध्रुव किराना स्टोर और एक है देव किराना स्टोर. सो एक दिन क्या हुआ, मुझे कुछ सामान लेना था, मैगी लेना था सपोजिंगली. तो मैं देव किराना स्टोर गई एंड मैंने लिया. उसके बाद फिर समहाउ मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पैसे ले जाना भूल गई थी. तो क्योंकि वो मेरे लोकेलिटी में था तो अंकल ने कहा ठीक है आप ले जाइए, बाद में दीजिएगा. उसके बाद मैं ध्रुव किराना स्टोर गई. मुझे अगेन वहां से कुछ सामान लेना था. तो मैंने सामान तो ले लिया बट अगेन पैसे तो थे नहीं. देन अंकल ने कहा ठीक है आप ले जाइए, आप बाद में पे करिएगा. तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने डेट डाला, मेरा जो ट्रांजैक्शन का डिटेल्स वगैरह लिखा था कि मैंने ये सामान लिया है, इतने प्राइस का लिया है, वो डिटेल डाला और फिर अमाउंट डाल दिया. उसके बाद फोन नंबर वगैरह लिया, बस. देन अब ये जो दोनों किराना स्टोर में डिफरेंस है, ऑब्वियसली अब आप ये सोचिए कि कौन सा किराना स्टोर ज्यादा सही से एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, कौन सा बिजनेसमैन ज्यादा सही तरीके से काम कर रहा है अपने बिजनेस के लिए. ऑब्वियसली जो रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, जो प्रॉपर मेंटेन कर रहा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. तो यहाँ पे जो ध्रुव किराना स्टोर के ओनर ने जो एक कॉपी मेंटेन की जिसमें उन्होंने मेरे डिटेल्स लिए, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, कितने का सामान लिया था, कितने तारीख को लिया था, फोन नंबर वगैरह, ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें जिस बुक्स में उन्होंने रिकॉर्ड की, वो उसी बुक को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. नाउ अब हमें समझ में आ गई होगी कि जर्नल का बेसिकली नीड क्या होता है. क्योंकि ऑब्वियसली चीजें भूल जाते हैं, ह्यूमन एरर करते हैं. सो चीजें ना भूलें इसलिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. तो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जैसे जैसे वो अकर होते हैं, ताकि कोई भी ओमिशन के चांसेस ना हो. Since transactions are kept and recorded in journal chronologically with narration. अब ये chronologically तो समझ में आ गया कि टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड किया, पर ये नरेशन क्या होता है? नरेशन वो जो बेसिक छोटी छोटी डिटेल डाली ना उन्होंने कि मैंने क्या सामान लिया था और कब लिया था, ये जो बेसिक छोटी छोटी सी डिटेल्स, अमाउंट कितने का लिया था. ऑलराइट, तो ये जो छोटी छोटी बेसिक ब्रीफ डिटेल होती है उसे कहा जाता है, उस ट्रांजैक्शन की जो ब्रीफ डिटेल होती है उसे नरेशन कहा जाता है. इससे क्या होता है कि इजीली हम पता कर सकते हैं कि कौन से तारीख को
क्यों हुआ था ये ट्रांजैक्शन, किस चीज के लिए हुआ था, कितना अमाउंट का था, सारी चीजें उससे पता चल जाती है। और हर जो भी ट्रांजैक्शन अगर होता है किसी भी बिजनेस में, वो 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है डेबिट और क्रेडिट वर्ड में, इट्स जस्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आगे चल के हमें ये क्लियर होगा, तो मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। आगे हम आगे पढ़ेंगे कि जर्नल के बाद जो प्रोसेस होता है वो लेजर का होता है, देन ट्रायल बैलेंस। फिर जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस सब्जेक्ट में, हम लोग ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मीन्स that for every business transaction, amounts must be recorded in minimum of 2 accounts. Double entry system of accounting ये बोलता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो मिनिमम 2 अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। The double entry system also requires that for all transactions, amounts entered as debits must be equal to the amount entered as credit. डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है, उसके 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट की वजह से वो डेबिट होता है और दूसरे इफेक्ट की वजह से वो क्रेडिट होता है, और सेम अमाउंट से होता है। तो इसीलिए हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो इक्वल होता है। अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेबिट और क्रेडिट वर्ड से आगे एक्सप्लेन करेंगे इसे। सबसे पहले देखते हैं कि डबल एंट्री का प्रिंसिपल बोलता क्या है ये बेसिकली डबल एंट्री का सिस्टम। तो इसके लिए हमें अकाउंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। जो 3 अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम कंसिडर करता है, उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं डबल एंट्री सिस्टम के। तो 3 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है रियल अकाउंट, देन होता है पर्सनल अकाउंट, और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट रिलेटेड होते हैं एसेट्स और प्रॉपर्टी से। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, या मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें फ्यूचर में अर्निंग करने के लिए हेल्प करती हैं, जो एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए हेल्प करती हैं, जो एक बिजनेस के अर्निंग में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, उसे बोला जाता है एसेट्स। जैसे कि बिल्डिंग नहीं होगा आप अर्न कैसे कर पाओगे? आपके पास कैश नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, आप अर्न कैसे कर पाओगे? आपके बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर नहीं होंगे, चेयर्स नहीं होंगे, आपके एम्प्लॉयज वर्क नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर नहीं होगा, ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो अर्निंग कैसे होगा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का? तो बेसिकली एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो फ्यूचर में हमें अर्निंग जनरेट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को अर्निंग जनरेट करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, तो अब इसके 2 सब अकाउंट्स होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे कि बिल्डिंग आप देख सकते हैं, मैं भी देख सकती हूँ, सब देख सकते हैं। तो कैश भी हम देख सकते हैं, फर्नीचर, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, दैट कैन बी फेल्ट, टच्ड। अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट, the word intangible itself mean that it cannot be seen, yeah, but we can feel it. So जैसे कि किसी आपकी लोकेलिटी में कोई बहुत पॉपुलर स्टोर होगा, तो आप उस स्टोर को ज्यादा प्रेफर करते होंगे। सपोजिंगली आपको कुछ ऐसा सामान लेना होगा, तो आप हमेशा प्रेफर करते होंगे कि आप उसी स्टोर जाके वो सामान ले। तो वो क्या होता है, वो एक गुडविल, क्योंकि उस स्टोर, वो जो शॉप है, उसने अपनी गुडविल बनाकर रखी है। तो गुडविल एक ऐसी चीज होती है जो हेल्प कर रही है उस, ऑब्वियसली। अब आपको अगर कुछ सामान लेना है तो आप उस पर्टिकुलर स्टोर ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा गुडविल, ब्रांड इमेज अपना बना कर रखा हुआ है। तो उस गुडविल की वजह से, उसी को बोलते हैं एक ब्रांड इमेज, जिससे कि उनको एक्स्ट्रा अर्निंग करने में हेल्प होती है। तो वो जो गुडविल है वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, वो उन्हें हेल्प करता है अर्निंग जनरेट करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आपके मन में उस दुकान की नाम नहीं, उस दुकान का अच्छा पॉपुलर इमेज नहीं होता, उस दुकान के लिए अच्छा परसेप्शन नहीं होता, तो आप उस दुकान के अर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते। आप ना खुद जाते और ना खुद
खुद अपने दोस्तों या किसी को भी आप एडवाइस करते कि आप इस पर्टिकुलर स्टोर से जाकर सामान लो. ऑलराइट, सो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल रियल अकाउंट. नाउ अब पर्सनल अकाउंट देखते हैं. तो पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है. 3 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं: नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नेचुरल पर्सन इज सिंपल, जिस मतलब ऐसे पर्सन मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल जिसे जिसे भगवान ने बनाया है ऐसा बोलते हैं. तो नेचुरल पर्सन आप, मैं, हम सब, वो हो गए नेचुरल पर्सन. राज, राजू, रमेश, अदिति, सुरेश, राजेश. ओके, ये हो गए हमारे नेचुरल पर्सन. अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि जिसे ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है, जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? हमने बनाई है. जैसे बैंक्स हमने बनाए, ये पर्सन है. ठीक है, और कंपनीज ये हमने बनाया है. ठीक है, तो उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे कि ये कंपनी का नाम है राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट XYZ बैंक लिमिटेड, सी कंपनी लिमिटेड. अब होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जैसे कि इन केस ऑफ सैलरी का एग्जांपल लेते हैं. जब सैलरी पेबल होता है जब एम्प्लॉयज को, तो it is known how much amount is payable to each of the employee, but collectively it is called salary payable account. अब obviously मेरी एक फैक्ट्री है, समझ लीजिए मेरी फैक्ट्री में पूरे 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं. तो अब मैं हर एक के नाम से मैं उन 1000 वर्कर्स का नाम तो नहीं लिखूंगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. ऑब्वियसली जब वो सैलरी उनको पेबल होगा तो मैं कलेक्टिवली उनका नाम एज अ सैलरी पेबल कर लिखूंगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में. और वो जो सैलरी पेबल है वो उन 1000 वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो इसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट. ये देखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन. ये नेचुरल पर्सन आप, मैं, हम सब. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनीज, जैसा मैंने बताया, जिसे हमने क्रिएट किया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IBM, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बैंक्स, ये सारी चीजें ये हमने क्रिएट की है, मतलब इंसानों ने क्रिएट की है. ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर इन सब चीजों को बनाया है, तो इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन. नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. जब भी कभी भी कुछ भी चीजें जैसे वेजेस या सैलरी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर्स को ड्यू होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेबल या फिर प्रीपेड सैलरी, ये सारी चीजें जो होती है वो क्या कहलाती है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाती है. वो उन ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है. अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट. सो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली ये अकाउंट रिलेटेड होता है इनकम से, गेन से, एक्सपेंसेस से या लॉसेस से. तो इन सब से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आती हैं. एक्सपेंसेस में जैसे एक बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस होगा? बिजनेस जो सैलरी पे करती है, जो वेजेस पे करती है, जो सामान खरीदती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल रेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एटसेट्रा. अब एक बिजनेस के लिए इनकम क्या होता है? जब वो सेल करती है तो उसे इनकम होता है. कमीशन मिलता है कभी कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और रेंट वगैरह जब उनके बिल्डिंग से या सबलेट से उन्हें मिलता है तो वो एक इनकम होता है. लॉसेस कभी कभी बिजनेस को अपने एसेट्स जो स्क्रैप्ड एसेट होते हैं, जो अब वर्क नहीं कर रहे हैं, उसे बेचना पड़ता है, तो उसकी वजह से कभी लॉस होता है. कभी कभी बिजनेस हाउस में चोरी हो जाती है, कभी फायर, एक्सीडेंट्स, ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो ये लॉस. उसके बाद प्रॉफिट गेन्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट, जैसे कि आप कुछ अपना एसेट, अपने बिजनेस का कुछ एसेट बेच रहे हैं तो उसकी वजह से कभी कभी प्रॉफिट होता है. तो ये सारी चीजों से रिलेटेड जो अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं वो होता है नॉमिनल अकाउंट. तो ये 3 जो अकाउंट हमने पढ़े, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड क्या होते हैं? हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं. आगे की फर्दर वीडियोस या लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे
गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। उसमें पता चलेगा कि नॉमिनल अकाउंट एक सर्टेन रूल फॉलो करता है। नॉमिनल अकाउंट का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड तो उसके लिए सर्टेन रूल है। अगर कोई ट्रांजैक्शन रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो उसके लिए सर्टेन रूल है। अगर पर्सनल से है तो उसके लिए सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ रूल है। हम उस रूल को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री एज इन की रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को। That's it. So as of now, I'll stop here, or we will learn about the golden rules of accounting in our next lecture. Thank you.